हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षवर्धन, आपका विज्ञान टीचर, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में स्वागत करता हूं। बच्चा, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने कक्षा 9 का अध्याय 8 यानी गति मोशन हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था और ये आज की इस वीडियो में भाग 4 यानी कि पार्ट 4 है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे एक समान त्वरण और असमान त्वरण यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, उनका मतलब क्या क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों मंदन यानी कि रिटार्डेशन क्या होता है, जिसको हम लोग एक्सेलरेशन की ही तरह समझेंगे। जैसे हम एक्सेलरेशन होता है बिल्कुल उसका उल्टा ही क्या कहलाता है, रिटार्डेशन, वो हम लोग इसी वीडियो में समझेंगे। उसके बाद औसत वेग एवरेज वेलोसिटी हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर हमें एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ना है जिससे हम लोग बाकी के सारे न्यूमेरिकल जो आते हैं औसत वेग के ऊपर वो कर सके आसानी से। और फिर आखिरी में हम लोग बच्चों इन्हीं सभी टॉपिक्स पर और जो पिछले टॉपिक्स हैं जो हमने कवर करे हैं उन पर हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों, अगर हम लोग पिछली वीडियो का हल्का सा रिवाइज करें तो हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था कि चाल यानी कि स्पीड और वेग यानी कि वेलोसिटी में क्या क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर बड़ा छोटा सा अंतर था कि जो स्पीड है वो हमें ये तो बता देती है कि वो कितनी तेज़ी से चल रही है गाड़ी या फिर कितनी धीरे चल रही है, लेकिन वहाँ पर किस डायरेक्शन में जा रही है, किस दिशा में जा रही है, उसका कोई महत्वपूर्ण नहीं था। वहाँ पर कोई उसका रोल नहीं था, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती थी चाल में। लेकिन जैसे ही हम लोग बात करते हैं वेग की यानी वेलोसिटी की, तो वहां पर दिशा यानी कि डायरेक्शन बड़ी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे ही हम लोग बात करेंगे वेग की, तो हमें वहां पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। ये हम लोगों ने बात करी थी। अब बच्चों, जैसे ही हम लोग बात करते हैं त्वरण की, तो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर कि हम लोग यहाँ पर क्या मान के चलेंगे, स्पीड मानेंगे या फिर वेग मानेंगे, यानी चाल मानेंगे या फिर वेग या वेलोसिटी मानेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, जब भी हम लोग त्वरण की बात करते हैं तो हमेशा किसकी बात आती है, वेलोसिटी की या फिर वेग की। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन जो होगा वो दिशा पर भी इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पर दिशा भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी। तो इसीलिए हम लोगों ने चाल ना लेकर के क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर वेग यूज़ कर रहे हैं। तो बच्चों, अगर मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ता हूँ, परिभाषा पढ़ता हूँ, तो देखियो किसी वस्तु के त्वरण को समय के साथ उसके वेग के परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या आ रहा है, वेग के परिवर्तन। यहाँ पर चाल नहीं आ रहा है, वेग आ रहा है। अब ये वेग के परिवर्तन क्या है ये हम लोग अभी समझेंगे। तो वेग इंपॉर्टेंट होगा कहाँ पर, एक्सेलरेशन में। यहाँ पर चाल यूज नहीं होगी। और जैसे ही वेग आ गया तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो गई, दिशा, क्योंकि वो किस दिशा में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा जैसे हम बात करते हैं वेग या एक्सेलरेशन की। अब बच्चों, जैसे हम लोगों ने परिभाषा पढ़ी, तो त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन करना, और परिवर्तन के लिए जितना भी समय लगेगा वो नीचे आ जाएगा। तो त्वरण क्या होगा, वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। अब बच्चों, यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये जो वेग का परिवर्तन है इसका मतलब क्या है। तो बच्चों, एक छोटा सा उदाहरण हम लोग लेते हैं, उससे हम लोग समझेंगे। मान लो बच्चों, कोई एक गाड़ी है और वो पहले तो रेस्ट में थी, किस में है, वो अभी रेस्ट में है, विराम पोजीशन पर है, और यहाँ से थोड़ा उसने चलना स्टार्ट करा तो वो आगे की तरफ बढ़ेगी। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि पहले जो थी उसकी स्पीड, उस गाड़ी की स्पीड क्या थी, 0 किलोमीटर पर आवर थी। वो विराम पोजीशन में है तो गाड़ी जो है खड़ी हुई है, कोई स्पीड है ही नहीं या वेलोसिटी है ही नहीं। अब जैसे जैसे वो बढ़ेगी, चलेगी, तो उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो मान लो कुछ टाइम बाद 10 सेकंड या 5 सेकंड में उसकी स्पीड जो है कितनी आ गई, 10 किलोमीटर आ गई। तो यहाँ से यहाँ तक आने में या समय जो लिया वो कितना लिया, 10 सेकंड। और उसकी जो स्पीड थी या वेग था वो 0 किलोमीटर पर आवर से कितना आ गया, 10 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब यहाँ पर हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, वेग परिवर्तन। यानी उसके जो वेग था, वेलोसिटी थी, वो चेंज हो गई। पहले वो विराम पोजीशन में था तो स्पीड 0 थी, जैसे ही वो गतिमान हुआ, गति उसमें आई, तो उसकी स्पीड भी बढ़ गई। और यही क्या होता है हमारा वेग में परिवर्तन। अब बच्चों ध्यान रखना, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि वो 0 से 10 ही जाए। ये तो भी गाड़ी स्टार्ट हुई तो यहाँ पर स्पीड हमारी बढ़ रही है, लेकिन अगर हम बात करेंगे गाड़ी चलते चलते हमारी गाड़ी रुक गई,
अगर हमें गाड़ी रोकनी है तो वो 10 किलोमीटर से, मान लो हमको अब ब्रेक लगाने हैं, तो वापस से वो कहाँ पर आएगा, 0 पर आएगा ना। तो ऐसा नहीं होगा कि वो 0 से 10 ही जाए, यानी कि पॉजिटिव ही रहे, ऐसा नहीं होगा, वो नीचे भी आएगा, नेगेटिव में भी जाएगा। वो हम लोग अभी इस वीडियो में आगे समझेंगे। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है बच्चों, कि जब भी हम लोग एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि हम लोग चाल ना लेकर के किसकी बात करेंगे, वेग की। और वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, दिशा। और सीधा सीधा परिभाषा के हिसाब से त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन और लिया गया समय। अब बच्चों हम लोगों ने वेग में परिवर्तन तो समझा, लेकिन इसको निकालेंगे कैसे। तो बच्चों बड़ा ही सिंपल है, जब भी हम लोग वेग में परिवर्तन की बात करते हैं तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अब ये क्या होता है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। देखो जब हम लोगों ने यहाँ से गाड़ी को चलाना स्टार्ट करा तो पहले तो यहाँ पे 0 था, तो ये क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी थी, यानी कि प्रारंभिक वेग। तो वो कितना था, 0। और बाद में कितना हो गया, 10, तो वो कितना हुआ, अंतिम वेग। तो मान के चलो यहाँ पर अंतिम वेग हमारा कितना हो गया, 10, और ये कितना हो गया, 0। तो यहाँ पर वेग कितना आया, वेग में परिवर्तन कितना आया, 10 का। 0 से कितना चला गया था, वो 10 तक चला गया। तो जब भी हमें वेग में परिवर्तन निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे बच्चों, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो इसी परिभाषा के हिसाब से हम लोग त्वरण को ये तो लिख ही सकते हैं, इसके साथ साथ हम ये भी तो लिख सकते हैं कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और नीचे क्या आ गया, जितना भी उसे परिवर्तन में समय लगा। क्लियर है बच्चों। अब बच्चों अगर हम लोग एक उदाहरण से समझें तो वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है वह है u और अंतिम वेग क्या है, v, और जितना उसने समय लिया वेग के परिवर्तन के लिए वो कितना है, t। तो परिभाषा के हिसाब से जो एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण हमारा निकलेगा a, यानी कि फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग v, और माइनस u यानी कि प्रारंभिक वेग, और नीचे क्या आ जाएगा, जितना भी उसने वो परिवर्तन के लिए समय लिया है। तो हम लोग बोल सकते हैं त्वरण क्या हो गया, v माइनस u अपॉन t। तो ये हो गया बच्चों हमारा फॉर्मूला किसके लिए, त्वरण के लिए। अब बच्चों एक और चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या आती है कि त्वरण की जब भी हम लोग बात करेंगे तो इसका SI मात्रक क्या होगा। तो देखो जो यहाँ पर था वो वेग था, वेग का क्या होता है SI मात्रक, मीटर पर सेकंड, और टाइम का क्या हो गया, सेकंड। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो SI मात्रक है त्वरण का वो क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ क्या आती है बच्चों की, अब जो त्वरण है वो कैसी राशि है, एक अदिश राशि है या सदिश राशि। तो ये सदिश राशि होगी, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने चाल नहीं बात करी है, चाल यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग बात किसकी करते हैं, वेग की। और जैसे ही हम लोग वेग की बात करेंगे तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है, दिशा। और जैसे ही दिशा यानी डायरेक्शन की बात करते हैं तो वो राशि कैसी हो जाएगी, सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है बच्चों। अब बच्चों हम लोगों को यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट समझना है, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं त्वरण की बात करता हूँ तो वेग में जो परिवर्तन हुआ बटे समय, वो हम लोगों ने क्या निकाल लिया, त्वरण निकाल लिया उससे। लेकिन अगर बच्चों मैं आपसे ये पूछूं कि अगर वेग में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है तो जो हमारा त्वरण है, एक्सेलरेशन है, वो कितना होगा, बताओ। तो बच्चों बिल्कुल ध्यान रखना, जैसे ही हम लोग त्वरण की बात करते हैं और वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ध्यान रखना वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, तो हमारा जो त्वरण है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखना बच्चों, अगर हमें एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण निकालना है तो वेग में परिवर्तन होना आवश्यक है। तो ध्यान रखो बच्चों, पॉइंट क्या है, जब कोई वस्तु एक समान वेग से गति कर रहा है तो उसका त्वरण शून्य होगा, यानी कि उसका एक्सेलरेशन हम लोग नहीं पता कर सकते हैं, वो क्या होगा, डायरेक्टली शून्य होगा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण निकालने के लिए हमारे को वेग का परिवर्तन होना ज़रूरी है। जब तक वेग परिवर्तन नहीं होगा हम लोग त्वरण नहीं निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही वेग में कोई परिवर्तन नहीं तो सीधा सीधा एक्सेलरेशन क्या हो गया, शून्य। और अगर त्वरण की कोई वैल्यू आ रही है, वो भले ही पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वेग में कोई ना कोई परिवर्तन हुआ है। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं एक समान त्वरण यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, और असमान त्वरण यानी कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। तो बच्चों बहुत ही आसान है, बहुत एक बार आपको समझना है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। यदि वह सीधी रेखा पर चलती है,
और समय के समान अंतरालों में समान मात्राओं में उसका वेग बढ़ता है तो वो क्या कहलाता है? एक समान त्वरण यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बहुत सिंपल है, यहाँ पर देखिएगा बच्चों बोर्ड पर, अगर मान लो वो पहले 1 सेकंड में कितना एक्सेलरेशन देता है? 2 का, ठीक है, तो अगले 1 सेकंड में भी कितना दे? 2 का, फिर अगले 1 सेकंड में भी कितना दे? 2 का। तो यहाँ पर हम लोगों ने सेम टाइम इंटरवल रखे समान अंतरालों पर, यानी कि टाइम बराबर बराबर रख रहे हैं, और यहाँ पर जो हमारे पास त्वरण निकल कर आ रहा है वो भी कितना आ रहा है? वो भी बराबर बराबर आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? एक समान त्वरण। क्लियर हो गया बच्चों? अब लेकिन यहाँ पर देखता हूं मैं असमान त्वरण में, तो यहाँ पर अंतराल तो एक समान होंगे, यानी कि सेम होंगे, जैसे 1 सेकंड था, लेकिन जो उसका परिमाण है यानी कि जो हमारा त्वरण है वो अलग अलग हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर पहले 1 सेकंड में तो कितना आ गया? 2, और दूसरे अगले सेकंड में कितना आ गया? 3, फिर अगले सेकंड में कितना आ गया? 4, और फिर अगले सेकंड में कितना आ गया? 2। तो यहाँ पर टाइम इंटरवल यानी कि समान अंतराल तो है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा त्वरण आ रहा है वो बराबर नहीं आ रहा है, वो अलग अलग आ रहा है। तो हम लोग सीधा सीधा बोल सकते हैं कि जब समान अंतरालों पर समान मात्रा में वेग आए तो वो क्या कहलाएगा? एक समान त्वरण यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और दूसरी तरफ जब वो नहीं आता है बराबर तब वो कहलाता है असमान त्वरण। अब बच्चों अगर हम इनके उदाहरण की बात करते हैं तो एक समान त्वरण का उदाहरण क्या होता है? जब भी हम कोई किसी बॉल को ऊपर से नीचे छोड़ते हैं तो वो अपने आप गिरती है, तो वहां पर जो एक्सेलरेशन आता है वो एक समान होगा, सेम अंतरालों पर सेम ही आएगा। लेकिन बच्चों अगर मैं बात करता हूं, हम कोई गाड़ी चला रहे हैं और वहां पर भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो कभी तो हमारी जो गाड़ी है वो तेज चलेगी, कभी वो धीरे चलेगी, तो वहां पर जो सेम अंतरालों पर जो एक्सेलरेशन आएगा, त्वरण आएगा, वो बराबर बराबर नहीं आएगा। तो वो कैसा हो गया उदाहरण? एक समान त्वरण का। क्लियर है बच्चों? अब बच्चों हम लोग बात करते हैं मंथन यानी कि रिटार्डेशन, जिसको हम लोग ऋणात्मक त्वरण यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन के नाम से भी जानते हैं। बच्चों अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो हमारा एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण है वो ज़रूरी नहीं है उसका वेग हमेशा बढ़ता ही रहे, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो घट जाए। तो यहाँ पर 2 कंडीशन हो गई, एक वो जब हमारा वेग बढ़ रहा होगा और दूसरा तब जब हमारा वेग घट रहा होगा। अब अगर हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं तो वस्तु का वेग यदि बढ़ रहा है यानी कि वो पॉजिटिव में जा रहा है तो त्वरण भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यानी कि धनात्मक होगा। ध्यान रखिएगा, अगर वस्तु का वेग बढ़ रहा है तो त्वरण भी क्या होगा? हमारा एक्सेलरेशन भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यानी कि धनात्मक होगा। लेकिन अगर वस्तु का वेग घट रहा है, कम हो रहा है, तो वहां पर वो भी क्या होगा? त्वरण भी नेगेटिव आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो बच्चों इसको जरा उदाहरण से अगर हम समझें कि यहाँ पर जो हमारी गाड़ी थी, कोई एक गाड़ी है और वो पहले 0 किलोमीटर पर आवर पर थी, ठीक, और वहां से वो किस पर आ गई? 10 किलोमीटर पर आवर पर। तो ये था हमारी प्रारंभिक वेग और ये था हमारा क्या जो अंतिम वेग था। और समय कितना लिया उसने? मान लो 5 सेकंड का उसने समय लिया। तो अगर मैं यहाँ पर त्वरण निकालता हूँ तो वो क्या था? जो अंतिम वेग था माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो यहाँ पर सीधा सीधा जो हमारा त्वरण आ जाएगा वो क्या होगा? 10 - 0 बटे 5, जो कि क्या आ गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ध्यान सही है? क्लियर है बच्चों? क्योंकि ये क्या है हमारा 10 अंतिम वेग और -0 क्योंकि हमारा प्रारंभिक वेग कितना है? 0। तो यहाँ पर 10 - 0 बटे 5 और सीधा सीधा क्या आ गया? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा जो है त्वरण आ गया। लेकिन अब ये जो त्वरण है यहाँ पर देखो बच्चों कैसा है? वो धनात्मक है, यानी कि पॉजिटिव है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर 0 से वेग कितना पहुँच गया? 10। तो यहाँ पर पॉजिटिव था तो धनात्मक में क्या आया? जो हमारा त्वरण था वो भी क्या आया? धनात्मक आया, यानी कि पॉजिटिव आया। लेकिन अगर बच्चों हम लोग इसमें बात करते हैं वस्तु का वेग अगर घट रहा है, तो अगर मैं उल्टा कर दूं कि वो 10 किलोमीटर पर आवर से, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आवर कर लीजिएगा, 10 किलोमीटर पर आवर से कितना आ गया है? वो 0 किलोमीटर पर आवर आ गया है बच्चों। और कितने समय में? यहाँ पर हम लोग सेकंड कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग ध्यान रखिएगा, इसको भी सपोज आर कर लिया, ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने 5 घंटे कर दिया। ये बहुत सिंपल सा है क्योंकि हम लोग एग्जाम्पल समझ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग यूनिट पर ध्यान नहीं दे रहे बच्चों। तो टाइम कितना आ गया है? 5 घंटे। तो यहाँ पर देखो पहले तो 10 था और यहाँ पर बाद में कितना आ गया? 0। तो यहाँ पर घट रहा है ना वेग, तो अगर मैं यहाँ पर त्वरण निकालूंगा तो कितना आएगा? 0 - 10/5 और सीधा सीधा वो कितना आ गया? 2 किलोमीटर पर
आर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, त्वरण नेगेटिव आया है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेग क्या हो रहा था, घट रहा था। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि वेग बढ़ रहा है तो वो भी पॉजिटिव आएगा, त्वरण भी। अगर घट रहा है तो त्वरण भी नेगेटिव आएगा। अब बच्चों ध्यान देने वाली एक और चीज़ भी है कि अगर हमारा त्वरण नेगेटिव में आता है तो ध्यान रखना वहाँ पर वेग घट रहा होगा, और उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणात्मक त्वरण यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब अगर बच्चों आपसे कोई पूछता है हमें एक्सेलरेशन बताओ, तो वो कितना हो गया, -2। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है मंथन यानी कि हमें रिटार्डेशन बताओ, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, 2 किलोमीटर पर आर स्क्वायर। ध्यान रखना, एक्सेलरेशन में पूछ रहा है तो वो नेगेटिव में गया, लेकिन रिटार्डेशन पूछ रहा है तो वो हमें पॉजिटिव में ही दिखाना होगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, क्लियर है। अब बच्चों हम लोग जो है औसत वेग पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हमें एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ना है। इसी फॉर्मूले के बेसिस पर हम लोग बाकी के जो प्रश्न होंगे वो हल करेंगे। तो बच्चों देखो, औसत वेग अगर हमें निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। अगर हमें औसत वेग निकालना है तो इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमारा जो औसत वेग हो गया वो ये है, प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v बटे 2। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, औसत वेग निकाल सकते हैं। अब हम लोग इन्हीं पर कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अब बच्चों हम लोग पहला प्रश्न हल करते हैं। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न क्या कहता है, एक चालक कार की चाल को 5 सेकंड में 25 मीटर पर सेकंड से कहां पर लेकर आ गया है, 10 मीटर पर सेकंड तक कम कर दी है, कम करता है। तो बताइए कार का त्वरण क्या होगा। तो बच्चों एक गाड़ी वाला है, वो कार चला रहा है और कितनी स्पीड थी उसकी, 25 मीटर पर सेकंड, और वहां से वो कितनी कम कर दी उसने, 10 मीटर पर सेकंड तक आ गया। यानी धीरे धीरे करके उसने कहां तक लेकर आ गया, 10 मीटर पर सेकंड तक, यानी कम कर रहा है वो। और इसको जो कम करने के लिए समय लगा वो कितना लगा है, 5। तो बच्चों अगर हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो प्रारंभिक वेग यानी जब गाड़ी चल रही थी किस वेग पर चल रही थी, प्रारंभिक वेग क्या था, 25 मीटर पर सेकंड, और अंतिम वेग जिस पर उसने धीरे धीरे आकर के ला दिया वो कितना था, 10 मीटर पर सेकंड। और इस वेग के परिवर्तन के लिए जो उसने समय लिया है वो कितना है, 5 सेकंड। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, त्वरण जो होता है वो क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। अंतिम वेग कितना है, 10, प्रारंभिक वेग कितना है, 25, और समय कितना आ गया, 5। तो -15 बटे 5, और जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि कितना आ गया हमारा त्वरण, -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर जो त्वरण आया है वो किस में आया है, नेगेटिव में आया है। तो नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, क्योंकि वहां पर जो वेग था वो घट रहा था। तो हम लोगों ने बताया था कि अगर हमारा वेग कम हो रहा है, घट रहा है, तो त्वरण भी किस में आता है, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव में आएगा। अब बच्चों ध्यान रखना एक और चीज कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया था, त्वरण बोला गया था, तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा -3। अगर वो बोल देता मंथन बताओ या रिटार्डेशन बताओ, तब आंसर क्या होता, हम लोग आंसर लिखते 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन वो किस में होता, प्लस में होता। ध्यान रखिएगा बच्चों, त्वरण पूछा तो नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव में ही लिखा, लेकिन अगर मंथन यानी रिटार्डेशन पूछता तब हम लोग इसको +3 ही लिखते। अब बच्चों हल करते हैं प्रश्न 2। तो बच्चों प्रश्न 2 क्या कहता है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, यानी कि वो 4 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेती है, 16 मीटर, और अगले 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय कर लेती है। यानी अगले 16 मीटर फिर से चला वो, और वो कितनी दूरी में तय, कितने टाइम में पूरी कर ली, 2 सेकंड में। अब वस्तु की औसत चाल क्या होगी ये हमको बताना है। तो बहुत ही सिंपल सा है बच्चों, अगर हम लोग औसत चाल की बात करते हैं तो क्या निकलता है, जो फॉर्मूला था, कुल दूरी यानी टोटल दूरी या टोटल डिस्टेंस उसने कितना लिया और कितना समय में उसने वो पूरी कर ली। तो कुल दूरी बटे कुल समय हमारा क्या बता देगा, औसत चाल। अब बच्चों प्रश्न के हिसाब से वो 16 मीटर चलता है और फिर से 16 मीटर चलता है, तो टोटल दूरी कितनी हो गई, 16 + 16 32 मीटर। और टोटल समय अगर हमें निकालना है तो पहले जो 16 मीटर थे वो कितने में कवर करे, 4 में, और दूसरे 16 मीटर जो थे वो कितने में करे, पूरे 2 सेकंड में। तो टोटल समय कितना आ गया, 6 सेकंड। तो फॉर्मूले के हिसाब से बच्चों कुल दूरी 32 और कुल समय कितना आ गया, 6। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा, 5.33 मीटर पर सेकंड, और वो क्या आ गया हमारा औसत चाल। तो आइए बच्चों अब हल करते हैं हम लोग प्रश्न 3। वो क्या कहता है, एक ट्रेन यात्रा के पहले 2 घंटे 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से तथा
अगले 3 घंटे 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। यानी कोई एक ट्रेन है, जब वो पहले के 2 घंटे चल रही है तो वो क्या स्पीड से चल रही है, क्या चाल से चल रही है, 40 किलोमीटर पर आवर। और अगले 3 घंटे जो है वो किस स्पीड से चली, 60 किलोमीटर पर आवर। अब हमको यहाँ पर बताना है कि उस ट्रेन की औसत चाल क्या होगी, जो पूरी यात्रा उसने करी है उसकी औसत चाल क्या होगी। तो बच्चों यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि हमें चाल दे रखी है, समय दे रखा है, लेकिन यहाँ पर दूरी नहीं दे रखी है। तो हमें यहाँ पर दूरी निकालनी होगी, और दूरी बच्चों हम लोग एक साथ नहीं निकाल सकते हैं। जो पहले के 2 घंटे हैं वो अलग निकालनी होगी, और फिर अगले 3 घंटे की हमें अलग निकालनी होगी। तो आइए बच्चों देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। जो समय है टोटल वो कितना है, 2 + 3, पहले 2 घंटे और फिर अगले 3 घंटे, तो टोटल कितना हो गया, 5 घंटे का समय हो गया टोटल। और अगर मैं पहले 2 घंटे की बात करता हूं तो मुझे चाल पता है और समय भी पता है। समय तो कितना था, 2, और चाल क्या है, 40। तो इसके हिसाब से मैं क्या निकाल सकता हूं, दूरी, यानी पहले 2 घंटे की दूरी हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। तो चाल और गुणा कर दिया मैंने समय को, तो क्या आ गई, 80 किलोमीटर, क्योंकि चाल क्या थी, 40, और समय कितना था, 2। तो 80 किलोमीटर हमें पहले 2 घंटे की दूरी पता चल गई। अब अगले 3 घंटे की बात करता हूं मैं, तो यहाँ पर दूरी, वो चाल कितनी थी, 60, और समय कितना था, 3। तो दोनों को गुणा कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया, 180 किलोमीटर दूरी आ गई। अब इन दोनों दूरी को मैं प्लस कर दूं तो हमें जो कुल दूरी है जो ट्रेन ने कवर करी है वो पता चल जाएगी। तो 80 + 180 260 किलोमीटर की टोटल दूरी जो है उसने ट्रेन ने कवर करी, कितने घंटे में, 5 घंटे में। अब अगर हमें औसत चाल निकालनी है तो बच्चों हमें पता है कि टोटल डिस्टेंस बटे टोटल समय, टोटल दूरी जो आई वो और कुल जो समय उसने लिया वो हम लोग उससे भाग कर देंगे। तो 260 बटे 5, सीधा सीधा कितना आ गया, 52 किलोमीटर पर आवर उसकी औसत चाल निकल कर आ गई। क्लियर है बच्चों। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग प्रश्न 4 की। तो 4 क्या कहता है, राहुल 90 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। क्लियर बच्चों, एक तालाब है और वो कितना लंबा है, 90 मीटर। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर चलता है या तैरता है तथा वापस आता है। यानी मान लो बच्चों एक तालाब है और वो कितना लंबा है, 90 मीटर। तो जो राहुल है वो यहाँ से गया, एक चक्कर लगाया और फिर वापस आ गया और सीधे सीधे जा रहा है, सीधे आ रहा है। तो यानी कि टोटल उसने कितना कवर कर लिया है डिस्टेंस, 90 मीटर, और फिर वापस आया 90 मीटर। तो इस दौरान वह कुल यानी कितना हो गया, 180 मीटर की दूरी कितने टाइम में कर ली, 1 मिनट में तय कर लेता है। क्लियर बच्चों। अब हमें बताना है कि राहुल की औसत चाल और औसत वेग क्या होगा। क्लियर है बच्चों। तो अब देखिए 1 मिनट में दूरी कितनी तय करी, 90 + 90 180 मीटर। अब अगर मुझे औसत चाल निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या था, टोटल जो दूरी है वो और उसमें कितना उसने समय लिया। तो दूरी कितनी है, 180 मीटर, समय कितना है, 1 मिनट। अब इस 1 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 60 सेकंड में तो लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होंगे, 60। तो 180 बटे 60 और वो कितना आ गया, 3 मीटर पर सेकंड। तो औसत चाल कितनी निकल कर आ गई, 3 मीटर पर सेकंड। अब बच्चों अगर मैं वेग की बात करता हूं, हमें औसत वेग निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या था, जो भी टोटल उसका विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, वो बटे समय। अब बच्चों यहां पर देखने वाली बात यह है कि जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट करा था वो यहां से गया, 90 मीटर कवर करा और फिर वापस उसी पर, हम लोगों ने बोला है ना कि सरल रेखीय, यानी कि सीधे गया है और वैसे ही वापस आ गया है। तो ऐसे ही गया और ऐसे ही वापस आ गया और यानी इसी पॉइंट पर आकर वो रुक गया। तो ए और बी पॉइंट यानी कि प्रारंभिक पॉइंट और अंतिम पॉइंट जो है, अंतिम बिंदु जो है वो बराबर है। तो विस्थापन क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चों, सीधा सीधा 0 हो जाएगा, क्योंकि पहले बिंदु और आखिरी बिंदु में कोई दूरी है ही नहीं। तो विस्थापन क्या हो गया, 0। तो 0 बटे समय, तो हमारा जो वेग निकल कर आएगा औसत, वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बच्चों बात करते हैं प्रश्न 5 की। यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर, ओडोमीटर बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था, क्या शो करता है, डिस्टेंस, दूरी कितनी तय करी है वो कौन दिखाता है, ओडोमीटर। तो कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर दिखाता है, यानी प्रदर्शित करता है। और यात्रा के समाप्ति पर कितना दिखाता है, 2400 किलोमीटर। यानी जब हम लोगों ने यात्रा स्टार्ट करी तो ओडोमीटर में कितनी रीडिंग थी, 2000 किलोमीटर, और जब यात्रा खत्म हो गई तो ओडोमीटर पर रीडिंग कितनी आ गई, 2400 किलोमीटर। अब इस यात्रा में जो टोटल समय लगा वो कितना था, 8 घंटे।
कितना लगा है बच्चों? 8 घंटे। अब हमें बतानी है कि औसत चाल कितनी होगी इस पूरी यात्रा की, लेकिन पहले तो बतानी है किलोमीटर पर आवर में और फिर बतानी है हमें मीटर पर सेकंड में। तो बच्चों देखो, शुरुआत में कितना था ओडोमीटर का माप? 2000 किलोमीटर, और बाद में कितना आ गया अंत में? 2400 किलोमीटर। तो दूरी निकालने के लिए 2400 माइनस 2000 कर दूंगा, तो कितनी हम लोगों ने दूरी तय कर ली इस यात्रा में? 400 किलोमीटर हम लोगों ने यात्रा तय कर ली। और इसके लिए पूरा समय कितना लगा? 8 घंटे। यानी 8 घंटे में हम लोगों ने यात्रा कितनी पूरी कर ली? 400 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली। अब औसत चाल जो होता है वो जो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो टोटल दूरी है कुल दूरी और उसमें कितना कुल समय लगा है, वो क्या बता देता है हमें? औसत चाल। तो टोटल समय 400 और नीचे क्या आ गया? कुल समय, यानी कि 8 घंटे। तो सीधा सीधा हमारे पास आंसर क्या आ गया? औसत चाल 50 किलोमीटर पर आवर। तो पहला तो हमें किस में निकाला था? किलोमीटर पर आवर में ही। तो आंसर क्या हो गया? 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं मीटर पर सेकंड में, तो बच्चों इस 50 किलोमीटर को पहले हमें किस में बदलना होगा? मीटर में। तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर। तो इसको 50 किलोमीटर को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया 1000 मीटर से, और आवर में है तो हमें इसे किसे करना है? सेकंड में। तो 1 घंटे में कितने होते हैं? 3600 सेकंड। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर। और 1 आवर में कितने होते हैं? 3600 सेकंड। क्लियर बच्चों? तो यहां पर हम लोगों ने जब आंसर निकाला तो कितना आ गया? 13.9 मीटर पर सेकंड। क्लियर है बच्चों? तो किलोमीटर में आया 50 और मीटर पर सेकंड में आया 13.9। तो बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आगे के टॉपिक हम लोग अगली क्लासेस में, अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। और हमारी बाकी की वीडियोज़ भी आप विज्ञान की जो क्लास 9 की प्ले लिस्ट है वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। तो बच्चों हम लोग मिलते हैं अब लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।